अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 1 और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर जो बच्चे अभी मैट्रिक जिन्होंने की है और घर बैठे हैं, कॉलेज बंद हैं, तो वो इस चैनल पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी ले सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट के भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी मिलते रहेंगे और घर बैठकर वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज से ना कुछ सौ साल पहले जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो समझते थे मैटर इनडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है। वो पार्टिकल इनडिविजिबल पार्टिकल थे, वो कभी भी तकसीम नहीं किए जा सकते थे। आज से कुछ सौ साल पहले ग्रीक फिलोसोफर ये समझते थे। ग्रीक फिलोसोफर thought that matter is made up of indivisible particles which cannot be further subdivided। समझते थे, जो ग्रीक फिलोसोफर समझते थे वो कहते थे मैटर जो होता है, कोई भी मादा ऐसी चीज से बना होता है, ऐसी इंडिविजिबल चीजों से मिलकर बना होता है जिनको कभी भी तकसीम नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिटस आया, ठीक है, डेमोक्रिटस ने क्या किया, इंडिविजिबल पार्टिकल को एटम का नाम दे दिया। एटम कहां से निकलता है, किससे डिराइव किया गया? एटम ग्रीक वर्ड, ठीक है, एटमोस से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। इस बिना पर डेमोक्रिटस ने इंडिविजिबल पार्टिकल को एटम का नाम दे दिया गया। वो इंडिविजिबल पार्टिकल जो कभी तकसीम नहीं हो सकते, मैटर उस इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है, ये डेमोक्रिटस ने भी कह दिया। उसके बाद फिर है एक साइंटिस्ट 1808 में इंग्लिश स्कूल टीचर थे, ठीक है, उनका नाम था जॉन डाल्टन। ये है जॉन डाल्टन, ठीक है। इन्होंने आगे क्या किया, इन्होंने ना अपनी थ्योरी पेश की। अपनी थ्योरी में 3 पॉइंट पेश किए जॉन डाल्टन ने, ठीक है। वो कहते हैं ये जो मैटर है ये एटम से कंपोज्ड किया गया है, एटम से बनाया गया है। पहला पॉइंट उसका यह था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, ठीक है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट था कि तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, तमाम एटम जिनके एलिमेंट्स सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, के जो एटम्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम होती हैं, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसी तरह तीसरा पॉइंट भी ऐसे है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, atoms of different elements have different properties। ये थे 3 पॉइंट जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन 1808 में, ठीक है, इंग्लिश स्कूल टीचर थे, ठीक है। उन्होंने 3 पॉइंट दिए अपनी थ्योरी के, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी के 3 पॉइंट दिए। उसने कहा कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, नंबर 1। नंबर 2, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have same properties, ठीक है। उसके बाद atoms of different element have different properties। ये 3 उसने पॉइंट दिए जॉन डाल्टन साहब ने। मॉडर्न डेफिनेशन ये थी, ठीक है, smallest particle of an element which may or may not exist independently is called atom, ठीक है। smallest particle of an element which may or may not, ठीक है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी एटम की, के स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट, जो आजाद रह सके या ना रह सके उसको एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इज कॉल्ड एज एटम। इसके बाद एटम की कुछ मिसालें हैं, ठीक है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये दोनों नोबल हैं, ठीक है, नोबल गैसेस हैं, तो ये आजादाना रह सकते हैं। इसके बाद कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये आजाद नहीं रह सकते क्योंकि इनका डुप्लेट और ऑक्टेट जो शेल होता है वो कंप्लीट नहीं होता है।
मॉडर्न रिसर्चेस ने इस बात को शो कर दिया है कि एटम भी किसी न किसी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। एटम किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है? मिसाल के तौर पर प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, हाइड्रोन हो गया। ऐसे 100 से ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल्स से एटम कंपोज किया जाता है, ठीक है। तो जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे प्रोटॉन होता है, नंबर 2 पे न्यूट्रॉन होता है, नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 पार्टिकल्स होते हैं, ये फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पार्टिकल यही होते हैं। उसके बाद बर्जीलियस आया, ठीक है। तो बर्जीलियस ने आके उसने क्या किया कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनको उसने सैंपल दिया। बर्जीलियस थे कौन? ये स्वीडिश का रहने वाला था और उधर ये केमिस्ट था, ठीक है, स्वीडिश केमिस्ट था, जिसने एटॉमिक मैसेज, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के दरियाफ्त किए। ही डिटरमाइंड एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और इसका एक दूसरा कारनामा, बहुत बड़ा कारनामा ये था कि उसने सैंपल दिए थे एलिमेंट्स को। He introduced symbols for elements. Introduced symbol for elements. बर्जीलियस ने 2 काम किए थे। एक तो उसने डिफरेंट एटॉमिक मास बताए थे डिफरेंट एलिमेंट के, और दूसरा उसने जो काम किया था वो ये था कि उसने एलिमेंट्स को सैंपल दिए थे। एविडेंस ऑफ एटम में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एटम की तस्वीर लेना चाहते हैं और हमारे पास विजिबल लाइट है, हम उसकी तस्वीर नहीं ले सकते, ठीक है। क्लियर इमेज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्यों नहीं ऑब्टेन हो सकती? क्योंकि जो एटम की वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत कम होती है। इसकी वजह से हम एटम की क्लियर इमेज हासिल नहीं कर सकते। तो जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से जब हम एटम को देखते हैं तो हमें नजर ही नहीं आता, क्योंकि जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 500 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को वो मेजर कर सकता है, ठीक है, अप टू 500 नैनोमीटर। लेकिन जो एटम्स होता है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप उसे मेजर नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन गिव द एविडेंस ऑफ एटम। वो कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज की जाती है तो एटम का जो साइज होता है, एटम का जो क्लियर इमेज होता है वो जाहिर हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे वर्क से जाहिर हो जाता है कि एटम का जो डायमीटर होता है वो 2×10⁻10 मीटर होता है या फिर 0.2 नैनोमीटर होता है। उसके बाद मैस कितना होता है एटम का? एटम की मैस रेंजेस कितने हैं? एटम की मैस रेंजेस इन किलोग्राम 10 raised to power -27 to 10 raised to power -25 kg है। जब मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था तो ये वाला क्वेश्चन आया था एमसीक्यूज में, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एटम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको गौर से याद कर लेना है। इससे जाहिर हो जाता है कि जो एटम का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। साइज ऑफ एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। is
इससे जाहिर हो जाता है, इस एविडेंस से, कि एक्सरे का जो साइज होता है बहुत कम होता है। स्टूडेंट कैन इमेजिन, ठीक है, स्टूडेंट एक अंदाजा लगा सकता है कि जैसे ये फुल स्टॉप है, तो एक फुल स्टॉप के अंदर 2 बिलियन एटम्स होते हैं। तो आप ये देखें, एक फुल स्टॉप के अंदर 2 बिलियन एटम होते हैं, तो साइज इसका कितना होगा। ठीक है, ये ग्रेफाइट का देखें, इसको 15 मिलियन टाइम्स, ठीक है, इंक्रीज किया जाता है ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। ग्रेफाइट को 15 मिलियन टाइम्स साइज इंक्रीज किया जाता है। 15 मिलियन टाइम्स ग्रेफाइट की इमेज ये बनती है, ये साइज आप ये देखें, ग्रेफाइट, ठीक है, एटम है, उसका जो साइज 15 मिलियन टाइम्स इंक्रीज करने के बाद, 15 मिलियन टाइम्स, तो आप देख लें ये 1 करोड़ और 50 लाख टाइम्स जब इंक्रीज किया जाता है तो फिर ये इमेज आती है। तो इतनी सी इमेज बनती है एटम की। तो आप अंदाजा लगाएं कि एटम का साइज कितना होगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलेंगे एक दूसरे लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।